आज हमारी जीव विज्ञान की दूसरी क्लास है। एक क्लास जीव विज्ञान का हम लोगों ने ले लिया है और ये जीव विज्ञान की दूसरी क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो पहला टॉपिक है जीव विज्ञान का वो हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। इसमें हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी। अर्थात कोशिका विज्ञान। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कोशिका विज्ञान के बारे में बात करेंगे और कोशिका विज्ञान नाम का ये लेसन, ये पार्ट पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दूसरा जो हम लोगों का लेसन होगा उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सेल बायोलॉजी है, कोशिका विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम लोग किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान का परिचय। कोशिका विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? परिचय। सबसे पहले कोशिका विज्ञान के बारे में परिचय पढ़ेंगे कि कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी के बारे में कुछ एक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सेल बायोलॉजी के बारे में पहले हम लोग परिचय देखेंगे, उसके बाद कुछ कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कोशिका से संबंधित क्या सिद्धांत दिए गए हैं। कोशिका सिद्धांत, ये क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोशिका सिद्धांत। उसके बाद कोशिका सिद्धांत के बाद महत्वपूर्ण कोशिकांग, महत्वपूर्ण कोशिकांग, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग महत्वपूर्ण कोशिकांग के अंतर्गत पढ़ेंगे। कोशिकांग का अर्थ है कोशिका का अंग। कोशिका के अंतर्गत जितने भी अंग आते होंगे, कोशिका में जितने भी अंग शामिल होते होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण कोशिकांग के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद कोशिका विभाजन की बात करेंगे। महत्वपूर्ण कोशिकांग और कोशिका विभाजन, महत्वपूर्ण कोशिकांग में ही कोशिका विभाजन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे एक टॉपिक अलग से लेते हैं, कोशिका का विभाजन। कोशिका विभाजन, ये हो गया 1 2 3 4 टॉपिक हो गया हम लोगों का ये पढ़ने के लिए कोशिका विज्ञान में। उसके बाद कोशिकाओं का वर्गीकरण और प्रक्रमित कोशिका मृत्यु। कोशिकाओं का वर्गीकरण, कोशिकाओं का वर्गीकरण और जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे वो है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो कोशिका विज्ञान है, कोशिका विज्ञान के परिचय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो परिचय में हम क्या देखेंगे कि जो कोशिका विज्ञान है, कोशिका विज्ञान, विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका विज्ञान जो है, कोशिका विज्ञान
जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है, या ये कह लें कि विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। तो ये बात हो गई, इसको भी हम लोग बाद में यहाँ नोट कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके परिचय के बारे में बात करें तो 1865 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया। 1865 ईस्वी में 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक नामक एक व्यक्ति ने साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इन्होंने एक क्वार्क में क्या किया कि इन्होंने एक क्वार्क या लकड़ी के टुकड़े में क्या देखा? एक क्वार्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी। क्या देखा इन्होंने? 1665 ईस्वी की बात है। इसमें यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने साधारण सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, किसके माध्यम से देखी? साधारण सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इन्होंने देखा। क्या देखा? कि उस लकड़ी के टुकड़े में कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना हमें देखने को मिल रही है। तो रॉबर्ट हुक ने क्वार्क में अर्थात लकड़ी के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक संरचना देखी, वो भी साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से। तो इसी संरचना को, दरअसल ये जो संरचना है यही वो संरचना है जिसको आगे चल के सेल या कोशिका के नाम से जाना गया। तो ये परिचय में इतनी बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि 1665 ईस्वी में ये इन्होंने साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, किन्होंने? रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति ने साधारण सूक्ष्मदर्शी या साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा कि लकड़ी के टुकड़े में या एक क्वार्क में देखा इन्होंने कि कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी कुछ संरचना दिखाई पड़ रही है। तो उस संरचना को आगे चल के इन्होंने ही उस संरचना को कोशिका का नाम दिया, कोशिका। तो इसको कोशिका नाम देने वाले व्यक्ति भी ही रॉबर्ट हुक थे। तो कालांतर में इस संरचना को इसी संरचना को रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया। तो ये अगर प्रारंभिक समय की बात करें, कोशिका के परिचय में अगर हम लोग प्रारंभिक समय की बात करें तो सबसे पहले 1865 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति ने कोशिका की खोज की। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक लकड़ी का टुकड़ा था, कटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा था, एक क्वार्क था। तो उसमें उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक संरचना देखी। तो उसको आगे चल के उसी संरचना को इन्होंने कोशिका के नाम से संबोधित किया। तो ये क्या है कि इन्होंने, इसका अर्थ ये है कि लकड़ी का जो टुकड़ा है, इसका मतलब कि इन्होंने जिस कोशिका का अध्ययन किया, जिस कोशिका को देखा, जिस कोशिका का पर्यवेक्षण किया इन्होंने, वो मृत कोशिका थी।
क्योंकि इन्होंने लकड़ी के टुकड़े में ये देखा था, यानी कि कटी हुई लकड़ी या मृत वो जीव था। तो मृत जीव में मृत कोशिका देखने को मिलेंगी, तो इन्होंने क्या किया कि मृत कोशिका का अध्ययन किया था। अगर ये बात करें कि सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया था, तो यहाँ पे दूसरी बात जो निकल के आती है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन इन्होंने क्या किया था। इन्होंने तो मृत कोशिका का अध्ययन किया था, क्योंकि ये लकड़ी के टुकड़े में इन्होंने वो संरचना देखी थी, और लकड़ी के टुकड़े में देखी थी, इसका मतलब ये मृत कोशिका का अध्ययन इन्होंने किया था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का जो अध्ययन करने वाले थे वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनके बारे में क्या बात करेंगे हम लोग, इनके बारे में ये बात होनी है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का पर्यवेक्षण, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का पर्यवेक्षण करने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक आते हैं, एक क्वार्क में देखते हैं साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से, और उन्हें देखने को मिलता है एक मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोई संरचना, और आगे चल के उस संरचना को इन्होंने कोशिका के नाम से या सेल के नाम से संबोधित किया। उसके चूँकि वो मृत कोशिका का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, अगर हम लोग ये बात करें कि सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया, तो वो व्यक्ति थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इतनी बातें हो गई इनके बारे में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में एक बात और कही जाती है कि जो ये हैं, इन्होंने बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीवों का पर्यवेक्षण किया, बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया, और इसके बारे में बताया भी कि ये सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया, और फिर इसके बारे में प्रकाशित किया कि ये सब क्या चीज़ें हैं, इनमें क्या होती हैं। तो इसलिए क्या है कि इनको सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है, सूक्ष्म जैविकी के जनक के रूप में माना जाता है ल्यूवेनहॉक को। इनको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी के जनक के रूप में माना जाता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में इन्होंने सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया और इनके बारे में प्रकाशित किया और सबको बताया कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका का पर्यवेक्षण करने वाले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। उसके बाद बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया इन्होंने, इसकी वजह से इन्हें सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनको माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है या सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये हमने देख लिया। ये इतनी बातें रही हमारी परिचय में। उसके बाद जो हमने सबसे पहले बात किया था उसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि ये क्या है, जो जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत, ये परिचय में ही इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि जीव विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिस शाखा के अंतर्गत कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें
कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो ये है साइटोलॉजी। CYTOLOGY, साइटोलॉजी। इसको यहाँ पे देवनागरी लिपि में यहाँ पे लिख देते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी वो विज्ञान की, जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान का अध्ययन हम कह सकते हैं कि साइटोलॉजी, या हम लोग अगर साइटोलॉजी, दरअसल हम लोग, इसका अर्थ क्या है कि हम लोग इस समय साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी, या इस टॉपिक का नाम हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। यहाँ पे हम लोग साइटोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन किया जाता है, वो साइटोलॉजी है। तो हम लोग कोशिका का ही अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो साइटोलॉजी पढ़ते हुए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो हम लोगों का टॉपिक पढ़ना था वो क्या बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत। तो हम लोगों ने परिचय पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत, अगर बायोलॉजिकली बात करें, कोशिका की खोज हो गई, कोशिका की क्या हो गई, खोज हो गई। अगर हम लोग ये साइकोलॉजिकली बात करें तो हम लोग ये कहें, किसी भी अपरिचित वस्तु को अगर कोई व्यक्ति देखता है, कोई नई चीज़ को कोई व्यक्ति देखता है, तो सबसे पहले उसके अंतर्गत यही प्रश्न उठना अनिवार्य, यही प्रश्न उठता है कि ये है क्या। तो ऐसे ही कोशिका के बारे में भी यही प्रश्न उठ सकता है कि ये है क्या। जब किसी भी नई या अपरिचित वस्तु के सामने कोई व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले उसके मन में यही बात आती है कि ये है क्या, ये काम क्या करता है, ये कैसे बनता है। यही तीनों सवाल है और इन्हीं तीनों सवालों का जवाब दिया जाएगा, और वो जवाब जो होगा वही कोशिका सिद्धांत के नाम से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत में इन्हीं बातों का जवाब मिलता है कि कोशिका क्या है। कोशिका सिद्धांत में इन्हीं बातों का जवाब मिलता है कि कोशिका क्या है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है, और कोशिका जो है वो कोशिका क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, और इसका कार्य क्या है, ये करता क्या है। ये तीन सवालों का जवाब जो हमें ये कोशिका सिद्धांत से मिलता है, या यही जो तीन सवालों का जवाब जिन्होंने दिया है, ये जवाब ही कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोशिका है क्या। तो 1838-39 की बात करें अगर हम लोग, 1838-39 में 1838-39 का वक्त था, ये वही समय था जिस समय ये बताया गया कि कोशिका क्या है, कोशिका करती क्या है, कोशिका बनती कैसे है, इसके बारे में तो बताया किसने, स्लाइडेन। स्लाइडेन, SCHLIDEN, और स्वान, और श्वान महोदय ने ये बताया कि ये कोशिका क्या है, और श्वान, इनको हम लोग स्लाइडेन, क्योंकि जो इंग्लिश शब्द है वो कुछ और तरीके से दिख रहा है, श्वान।
स्लाइडेन और श्वान महोदय ने सबसे सर्वप्रथम ये बताने का प्रयास किया कि कोशिका क्या है। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या है कोशिका, ये क्या है, तो ये क्या है, ये है कोशिका। तो कोशिका है तो इसके बारे में सबसे पहले ये बताया कि ये जीवन की, तो इन्होंने जैसे रॉबर्ट हुक ने खोज किया, उन्होंने कह दिया कि ये कोशिका है। तो ये कोशिका क्या है, अगर हम लोग जैसे कोई संरचना देख लिए तो अगर हम लोग पूछेंगे, जैसे नाम ही नहीं पता होता उसका, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी जो संरचना है उसको देखने पे हम लोग सोचते वो क्या है, तो वो रॉबर्ट हुक कहते कि ये कोशिका है। तो अब कोशिका का नाम हम सब पता चल गया है। अब पूछा जा रहा है कि ये कोशिका क्या है। जब कोशिका क्या है ये पूछा जा रहा है तो स्लाइडेन और श्वान महोदय इसका जवाब देने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि जो कोशिका है जीवन की आधारभूत इकाई है, जीवन की आधारभूत इकाई है ये कोशिका। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इसका व्याख्या करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये समझ में आ नहीं रहा है। जीवन की आधारभूत इकाई से क्या तात्पर्य है? इन्होंने बताया कि ये जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की आधारभूत इकाई है। स्लाइडेन और श्वान महोदय ने 1838-39 ईस्वी के आसपास बताया। तो इन्होंने क्या कहा कि जीवन की आधारभूत इकाई जो है वही कोशिका है। कोशिका क्या है? ये जीवन की आधारभूत इकाई है। तो ये हम क्या करते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है इसकी व्याख्या की। तो क्या है? जीवन की आधारभूत इकाई है। हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका क्या है। तो जब हमने पूछा कि कोशिका क्या है तो उन्होंने बताया कि कोशिका जो है वो जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। जीवन की आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई है। इसका अर्थ ये है कि जो कोशिका है जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। क्या है? ये जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये दो चीज़ें हैं। क्या है? जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ये कोशिका। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यहाँ पे भी नहीं समझ में आया। अब हम लोगों ने देखा कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, यहाँ पे समझ में नहीं आया था। तो हम लोगों ने एक स्टेप आगे बढ़ा और देखा कि जीवन की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो कोशिका है। तो अब यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अब समझते हैं कि संरचनात्मक इकाई से क्या तात्पर्य है। संरचनात्मक इकाई से तात्पर्य है कि जो जीव की संरचना है, किसी जीव का शरीर है, बॉडी है, उस जीव में जो सबसे छोटी इकाई है, उस जीव के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कोशिका, उसके बाद ऊतक, कोशिका, ऊतक, उसके बाद अंग, उसके बाद अंग तंत्र, तब आता है शरीर। एक बार देख लेते हैं वहां तक दिख रहा है कि नहीं। ठीक, यहाँ तक तो दिख रहा है। अब देखते हैं कि जो संरचनात्मक इकाई है कोशिका क्या है,
जीवन की संरचनात्मक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। किसी जीवन या जीव की, हम लोगों ने सजीव या जीवन या जीव के बारे में बात किया था, इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात किया था। तो जीवन अर्थात सजीव या किसी कोई बॉडी, किसी जीवित शरीर का बॉडी, तो उसका जो संरचनात्मक इकाई है, किसी भी जीव का जो संरचना है, हमारे जैसे ये संरचना है, हमारी बॉडी है, तो इस बॉडी के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। कोशिका ढेर सारे कोशिका से मिलके अरबों खरबों कोशिकाएं मिलती हैं तो जाके शरीर का निर्माण होता है। तो ये छोटी, सबसे छोटी इकाई है। कोशिका ढेर सारे मिलेंगे, ऊतक का निर्माण होगा, ढेर सारे ऊतक मिलेंगे तो अंग का निर्माण होगा, ढेर सारे अंग मिलेंगे तो अंग तंत्र का निर्माण होगा, और ढेर सारे अंग तंत्र मिलेंगे तो शरीर का निर्माण होगा। ये क्योंकि सबसे छोटी इकाई है, इस संरचना की, जो जीव है, जो हमारी संरचना है, इस संरचना की सबसे छोटी इकाई जो है वो है कोशिका, इसलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। वह संरचना की छोटी इकाई है। या हम लोग अगर इधर से इधर जाएं, नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाते हैं, तो जो शरीर है, हम शरीर को अगर बांटना चाहे, अगर काट दें तो क्या करेंगे? अंग तंत्रों में बांटेंगे इसको। शरीर को क्या करेंगे? अंग तंत्रों में बांट देंगे। उसमें से एक अंग तंत्र अगर हम निकाल ले और उस अंग तंत्र को भी बांटने का प्रयास करें तो अंगों में बांटेंगे। अब अंग में बट गया तो उसमें से एक अंग हम लोग निकाल लें और उस अंग को भी बांटे, उस अंग को भी काटे, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊतक निकलेगा उसमें से। काट काट के हम लोग ऊतक निकाल पाएंगे, ऊतक में उसको विभाजित कर पाएंगे। और जब उसमें से ढेर सारे ऊतक निकलेंगे तो उसमें से एक ऊतक हम लोग उठाएं और उस ऊतक को भी विभाजित करें तो हम लोगों को कोशिका मिलेगा। इसके बाद कोशिका को नहीं विभाजित कर पाएंगे। कोशिका सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। कोशिका को हम लोग विभाजित नहीं कर पाएंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। ये सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। उस संरचना की, जो बॉडी की संरचना है, संरचना बनने में जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की जो सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो संरचनात्मक इकाई है वो कोशिका, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से संरचनात्मक इकाई है। अगर कार्यात्मक इकाई की बात करें तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो जीवन का जो जैविक कार्य हैं, जो एक सजीव के लक्षण हैं, क्या है? सजीव के लक्षण या जैविक प्रक्रियाएं, जैविक प्रक्रियाएं। जैविक प्रक्रियाएं क्या हैं? जीवन का जो लक्षण है, जैसे ये सब क्या हो गया? जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, अनुक्रियाशीलता, आदि, ये समस्त जैविक प्रक्रियाएं, जो सजीव के जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो यही होते हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं को संचालित करने की जो सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका। कोशिका सबसे छोटे स्तर पे कोशिका से ही स्टार्ट होता है। तो आगे बढ़ते 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 ये पोषण की प्रक्रिया होगी। स्टार्ट करेगा कोशिका, फिर अनेक प्रक्रियाओं से होकर गुजरेगा, उसका श्वसन होगा, परिवहन, उत्सर्जन, अनुक्रियाशीलता। सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका ये कार्यात्मक इकाई, ये सारी चीज़ें कार्य हैं, ये कार्य हैं। कार्य करने की जो सबसे छोटी इकाई है, कार्य को प्रोत्साहन करने वाली जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है, इसलिए ये कार्यात्मक इकाई है। पोषण करना ये कार्य है, श्वसन एक जैविक कार्य है, परिवहन जैविक कार्य है, उत्सर्जन, अनुक्रियाशीलता, ये सब सारी चीज़ें जैविक प्रक्रियाएं हैं, जैविक कार्य हैं। इन कार्य को संचालित करने के लिए छोटी इकाई जो इकाई है वो है कोशिका। कार्य को संचालित करने की जो सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका, इसलिए ये कार्यात्मक इकाई भी है। तो इस प्रकार से ये दो चीज़ें हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या है। कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इससे पहले अगर हम लोग जाएं तो देखेंगे कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। तो
यहाँ पे हमें जवाब मिलता है कि कोशिका क्या है। कोशिका सिद्धांत में हमें इस बात का जवाब मिलता है कि कोशिका है क्या। तो हम लोग देखते हैं कि कोशिका जो है वो जीवन की आधारभूत इकाई है। जीवन की आधारभूत इकाई से जो तात्पर्य है वो ये है कि जो कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई से हमने ये देखा, और मतलब संरचनात्मक इकाई से हमने ये देखा, कार्यात्मक इकाई का तात्पर्य यह हमने वहाँ पर देखा। इसके बाद जो इसका कार्य आता है, जो दूसरा प्रश्न उठता है कि इसका काम क्या है, कोशिका का काम क्या है। तो कोशिका का जो कार्य है वो है किसी सजीव के शरीर का निर्माण करना। किसी सजीव के या किसी जीव के शरीर का निर्माण करना, ये क्या है, ये कोशिका है। इतनी बातें हैं। अब इस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया है तो यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं कि किसी भी सजीव के शरीर का निर्माण करना इसका कार्य है। इसका कार्य क्या है, ये ऊतक बनाएगा, ढेर सारे कोशिकाओं से मिलके ढेर सारे ऊतक मिलके अंग बनाएंगे, अंग तंत्र बनाएंगे, फिर शरीर बनेगा। तो ये शरीर का निर्माण करता है ये कोशिका, क्योंकि संरचनात्मक इकाई है, किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई है। उसका शरीर का निर्माण करने की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है शरीर का निर्माण करना, जो मुख्य काम है। और ढेर सारी काम है। तो कोशिका जब हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अभी कोशिका के बारे में हैं जो बात करनी है। बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी करने वाले हैं आगे। तो ये हो गया कि कोशिका शरीर का निर्माण करता है। ये वहाँ पे उन्होंने बताया, स्लाइडेन और स्वान महोदय ने। इसके बाद इन्होंने बताया कि इसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण कैसे होता है, तो अब यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि इसका निर्माण आवश्यकता पड़ने पर स्वतः ही निर्माण हो जाता है और आवश्यकता जो समाप्त होती है, आवश्यकता खत्म होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये बताया इन्होंने, स्लाइडेन और स्वान महोदय ने बताया कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो इन्होंने ये बताया कि कोशिका का निर्माण होता है स्वतः, कोशिका का निर्माण स्वतः ही आवश्यकता अनुसार होता है और आवश्यकता समाप्त होने पे स्वतः ही ये समाप्त हो जाता है। इतनी बातें इन्होंने बताई। लेकिन यहाँ पे एक बात गड़बड़ देखने को मिली, जो आगे चल के ये एक व्यक्ति आते हैं रोडोल्ट विर्चो ने इसको संशोधित किया। तो ये क्या था कि आवश्यकता पड़ने पर, इन्होंने जो कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर कोशिका का निर्माण होता है। तो अगर ऐसा होता तो कहा जाता है कि जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो आम तौर पे देखने को नहीं मिलती हैं या होती ही नहीं, क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, कैंसर या उसके समानांतर जैसी कोई बीमारियां हैं, तो वो होती क्या है कि अनावश्यक रूप से कोशिकाओं के निर्माण से हो जाती हैं। अगर अनावश्यक रूप से कोशिकाओं का निर्माण होता है तो आमतौर पर कैंसर जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब अनावश्यक रूप से कोशिका का निर्माण होता भी है। तो इन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर, शरीर में आवश्यकता पड़ने पर कोशिका का निर्माण होता है।
लेकिन ऐसा ही होता अगर तो कैंसर कैसे होता, क्योंकि कैंसर का जो वो कैंसर जैसे होता है वो होता है कि कोशिका के अनावश्यक रूप से निर्माण होने से होता है। तो इसका मतलब अनावश्यक रूप से निर्माण होता भी है कोशिका का, अगर कैंसर है तो होता है। तो ये बात है। तो रोडोल्ट विर्चो आते हैं और रोडोल्ट विर्चो कहते हैं, रोडोल्ट विर्चो महोदय ये कहते हैं कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया। अब इस प्रश्न के चक्कर में हम लोगों को नहीं पढ़ना है कि जो सबसे पहली कोशिका थी वो कैसे बनी। हम लोग जीव विज्ञान में हम लोग यहीं से पढ़ रहे हैं कि जो सजीव है, जो जीव हम जैसे हम हैं तो अपने बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जो दुनिया में जो सबसे पहले कोशिका बनी उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हो रही है किसी जीव में कोशिका का निर्माण कैसे होता है। वो जीव पहले से ही है तो उसके जीव में उसके अंदर कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो उसके अंदर होता है पुरानी जो कोशिकाएं हैं, प्रत्येक सेकेंड कई कोशिकाएं जो पुरानी होती हैं वो नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो पुरानी कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऐसा रोडोल्ट विर्चो ने बताया। तो ये हो गया कोशिका सिद्धांत के बारे में इतनी बातें। ये हम लोगों का जो 2 टॉपिक था वो परिचय और कोशिका सिद्धांत का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सबसे बड़ा जो टॉपिक होगा हम लोगों का कोशिका विज्ञान में या साइटोलॉजी में वो महत्वपूर्ण कोशिकांग होगा, क्योंकि इसमें एक एक कोशिकांग के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसका काम क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम लोग ले रहे हैं या केंद्रक ले रहे हैं तो केंद्रक का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है, केंद्रक का कार्य क्या होता है, कहाँ उपस्थित होता है, उसका फिगर बना के उसका चित्र बना के सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसलिए जो सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है साइटोलॉजी में वो महत्वपूर्ण कोशिकांग नामक टॉपिक में लगने वाला है। तो यहाँ पे 2 टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट होता है, परिचय और कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत में हम लोगों ने सारी बातें देख ली। अब महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोशिकाओं का वर्गीकरण देखेंगे। कोशिकाओं का वर्गीकरण हम लोग कैसे देखेंगे कि इसमें जो कोशिकाओं का वर्गीकरण है ये जटिल हो जाता है, काफ़ी जटिल है। और जटिल क्या है कि इस सेंस में जटिल है कि ढेर सारे वर्गीकरण हमें देखने को मिलते हैं और ये वर्गीकरण हमें देख लेना महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जो हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जैसे किसी राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जो ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें जैसे पादप विशिष्ट कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जंतुओं में नहीं पाई जाती हैं, इनमें से कौन सी कोशिकाएं पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो ये सारे वर्गीकरण यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो ऐसे जो प्रश्न हैं 1 लाइनर प्लस प्रश्न ये देखने को मिल सकते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज या 1 डे एग्ज़ाम्स में। तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोशिकाओं का वर्गीकरण। कोशिकाओं का वर्गीकरण यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। तो हम लोगों का जो सबसे पहला वर्गीकरण होगा पादप विशिष्ट कोशिका। पादप विशिष्ट कोशिका क्या है? पादप विशिष्ट कोशिका या फिर जंतुओं में नहीं पाए जाने वाले। पादप विशिष्ट कोशिका ऐसी कोशिकाएं जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं का वर्गीकरण नहीं है, ये कोशिकांग का वर्गीकरण है। कोशिकांग का वर्गीकरण है।
ये दरअसल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसी में पढ़ रहे हैं। ये जो वर्गीकरण है वो हम लोग पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण कोशिकांग के अंतर्गत ही। ये जो अगला टॉपिक था हम लोगों का महत्वपूर्ण कोशिकांग, महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं जो है वो कोशिकांग का वर्गीकरण, कोशिकांग का वर्गीकरण इसमें पढ़ रहे हैं। और जो सबसे पहला वर्गीकरण हम लोग देख रहे थे वो था पादप विशिष्ट, पादप विशिष्ट कोशिकांग या जंतु कोशिकाओं में ऐसे कोशिकांग जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, ऐसे कोशिकांग जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ये कौन कौन से कोशिकांग हैं? ऐसे दो कोशिकांग हैं जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाने वाले जो कोशिकांग है वो है सेल वॉल, या कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और एक कोशिका है वो कोशिकांग है वो है प्लास्टिड्स। जो दूसरा कोशिकांग है वो है प्लास्टिड्स। इन्हीं सब कोशिकांग के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं जैसे सेल वॉल है, तो सेल वॉल हम लोग अलग से एक टॉपिक उठाएंगे, और सेल वॉल क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर निर्माण होता है इसका काम क्या है, ये कोशिका में कहाँ पे उपस्थित होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं, और सभी महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में। तो कोशिकांग का वर्गीकरण जो है इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पादप विशिष्ट कोशिकाएं विशिष्ट रूप से पौधों में पाए जाते हैं। अच्छा, सही है। ऐसे कोशिकांग जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, ये पौधों में विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावे भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। आगे चल के ये अभी हम आपको बता देंगे कि पौधों के अलावा ये दो कोशिकाएं और कहाँ पाई जाती हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाने वाले जो कोशिकांग है ये सेल वॉल है और प्लास्टिड्स है। कोशिका भित्ति क्या है कि वो जंतु की कोशिकाओं में नहीं मिलता, और प्लास्टिड्स जो है वो जंतु कोशिकाओं में देखने को नहीं मिलता। तो ये विभाजन हम लोगों ने देख लिया इसके बारे में। इसके बाद जो अगला वर्गीकरण है वो है केवल जंतुओं में पाए जाने वाले कोशिकांग। ऐसे कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में जो पाए जाने वाले हैं, केवल जंतु कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग, ये क्या है? केवल जंतु कोशिकाओं में, जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं वो है सेंट्रोसोम।
सेंट्रोसोम, CENTROSOME, सेंट्रोसोम। इसको हिंदी में कहते हैं तारक काय। ये तारक काय एक ऐसी कोशिकांग है, एकमात्र यही ऐसा कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। बाकी सब जो कोशिकांग है वो जंतु में भी मिलेंगे और पादप में भी मिलेंगे। तो सिर्फ केवल जंतु कोशिका में पाए जाने वाला जो कोशिकांग है वो है सेंट्रोसोम। मुख्य रूप से जंतु कोशिका में, जो अगला विभाजन है, मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पादप कोशिका में गौण रूप से में पाए जाने वाले कोशिकांग। तो ये है मुख्य रूप से जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में गौण रूप से। पादप कोशिका में कभी कभी ये मिल जाएगा, पादप कोशिका में कभी कभी मुश्किल से मिल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जंतु कोशिका में ही पाया जाता है ये कोशिकांग। तो ये कौन सा कोशिकांग है? ये है लाइसोसोम। मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ कि ये लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है और बाकी सब जो कोशिकांग हैं, सारे कोशिकांग के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ाई करने वाले हैं। तो ये है दो, और जो केवल जंतु कोशिका में पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं वो है तारक काय या सेंट्रोसोम, और जो मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में जो गौण रूप से मिलता है वो है लाइसोसोम। ये दो कोशिकांग हमें, ये एक कोशिकांग मुख्य रूप से पादप कोशिका में देखने को मिलता है। और जो अगला विभाजन है बोर्ड हमारा गंदा होता जा रहा है। ऐसे कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। ऐसे कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत, कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य जो है इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। जो कोशिका द्रव्य है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, CYTOPLASM। ऐसे कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य में शामिल नहीं किए जाते हैं। ऐसे कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य में शामिल नहीं किए जाते हैं। और ज़्यादा दबाव यहाँ पे भी आप लोग ना लीजिएगा कि ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य क्या है, इसके बारे में भी अभी विस्तार से चर्चा होने वाली है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो यहाँ पे दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि साइटोप्लाज्म क्या है। कोई भी एक ऐसा शब्द छूटने वाला नहीं है जो कि व्याख्या करने के योग्य हो और उसकी व्याख्या ना हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हर एक कठिन से कठिन शब्द की और सरल से सरल शब्द की व्याख्या होने वाली है यहाँ पे। तो ऐसे कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं, ये शब्द अभी ये शायद न समझ में आता होगा कि कोशिका के अंतर्गत, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत शामिल होने या न होने का क्या तात्पर्य है। तो वहाँ पे जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तो एकदम साफ समझ में आ जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। तो ऐसे कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं, तो ऐसे कोशिकांग जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन हैं और न्यूक्लियस हैं। सेल मेम्ब्रेन
MEMBRANE, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका द्रव्य है इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता। न्यूक्लियस, ये जो है वो केंद्रक है। केंद्रक को भी साइटोप्लाज्म में शामिल नहीं किया जाता। तो ऐसे कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य में नहीं शामिल किए जाते वो कौन कौन से हैं? वो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस या केंद्रक है। इसके बाद दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग की बात करें हम लोग, किसकी बात करते हैं? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं? तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया 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 ऐसा कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली वाला है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अलावा ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, केंद्रक, ये तीन चीज़ें हैं। ये तीन जो क्या हैं कोशिकांग है वो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। जैसे ऐसे ये प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में पूछे जाने वाले या पूछे जाने योग्य जो प्रश्न है या वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें प्रश्न ये सब पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली वाला नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। तो उसमें से सेल मेम्ब्रेन सही हो जाएगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग नहीं है। यहाँ पे जो तीनों है वो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है। ये तीनों देने के बाद एक जो देगा, अगर ऐसा लिख देगा कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग इनमें से कौन नहीं है, तो ये तीनों रहेंगे लेकिन एक अन्य रहेगा जो नहीं होगा, वही आंसर सही होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये जो वर्गीकरण है कोशिकांगों का ये महत्वपूर्ण है। तो कोशिकांग का वर्गीकरण इस प्रकार से ये वाला है कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक है। इसके बाद अगला जो हम लोगों का वर्गीकरण है वो है केंद्रक के अतिरिक्त अन्य कोशिकांग जिनमें डीएनए पाया जाता हो। केंद्रक के अतिरिक्त अन्य कोशिकांग जिसमें डीएनए पाया जाता हो, तो वो कौन से कोशिकांग है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक के अतिरिक्त का अर्थ ये है कि केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में तो डीएनए पाया ही जाता है, लेकिन केंद्रक के अतिरिक्त ऐसी कौन सी कोशिकांग है जिनमें और डीएनए पाया जाता है? तो एक और है क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। ये दो कोशिकांग हैं केंद्रक के अतिरिक्त। ये जो केंद्रक है, केंद्रक के अतिरिक्त ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें जो डीएनए पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण विभाजन है कि डीएनए किन किन कोशिकांग में पाया जाता है। तो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और किसी कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसको हम लोग अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहते हैं। इसके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी है, इन दोनों को अर्ध स्वायत्त शासी सेमी ऑटोनोमस, अर्ध स्वायत्त शासी या सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहा जाता है। ये अतिरिक्त जानकारी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग के नाम से इसे जाना जाता है। किसको? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को। तो केंद्रक के अतिरिक्त दो ऐसे और कोशिकांग होते हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब इसके बाद हो चुका है समय हम लोगों का। अब अगले वीडियो हम लोग जीव विज्ञान की जब लेके आपसे मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि एक एक जो कोशिकांग हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला जो कोशिकांग होगा हम लोगों का, वो कोशिका भित्ति होगा। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये जो कोशिकांग हैं ये हम लोग लेके मिलेंगे अगले वीडियो में, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये है क्या, ये किस किस चीज़ से मिलके बनता है, इसका काम क्या है, और फिर ये काम क्या है, और फिर ये कोशिका में उपस्थित किस जगह पे, इसका लोकेशन देखेंगे कहाँ पे स्थित होता है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा और फिगर भी बना के, चित्र बना के हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड का अभाव है, इसलिए हम लोग अभी इसी से काम चलाते हैं, और कुछ ही समय बाद हम लोग भी यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लेके उससे अध्ययन आसान बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगली वीडियो हम लोग लेके मिलते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। और यहाँ पे क्या है कि अब कल से या सोमवार से हम लोग यहाँ पे फिर से करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और रोज़ कम से कम 10 या 20 जो महत्वपूर्ण जो न्यूज़ होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे रोज़ तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और विस्तार से। किसी भी एक न्यूज़ को हम लोग उठाएंगे, अगर किसी भी एक, मान लीजिए एक्स न्यूज़ को हम लोगों ने उठाया, तो इसके बारे में हम लोग एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें अगर इस न्यूज़ के अंतर्गत कोई ऐसा शब्द भी आ जाता है जो कि कठिन है, तो उसका भी चर्चा हम लोग विस्तार से ही करेंगे। तो एक न्यूज़ जैसे हम लोग उठा लिए, एक्स न्यूज़ है, इसके बारे में कि ये न्यूज़ वर्तमान में क्या है, क्यों चर्चा में आया है, इसके बारे में। और फिर उसके बाद इसका इतिहास क्या रहा है, इस न्यूज़ से संबंधित कोई इतिहास क्या रहा है उसके बारे में भी देखेंगे। और इसके बाद वर्तमान देखेंगे, और फिर भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं ये देखेंगे। इसके बाद और फिर ये सब देखने के दौरान, ये सब पढ़ने के दौरान बीच में अगर कोई कठिन शब्द आता है तो उसकी भी व्याख्या विस्तार से किया जाएगा। इस तरह से हम लोग करंट अफेयर भी रोज़ का रोज़ कंप्लीट करते चलेंगे। तो अगली क्लास फिलहाल हम लोग जीव विज्ञान की लेके मिलते हैं, कोशिका भित्ति।